हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। तो आज हमारा चैप्टर 6 है और चैप्टर का नाम है हमारा कृषि एवं मृदा मृदा कृषि और मृदा वाला चैप्टर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें से करेंगे और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है यानी कि 2011 से लेकर 2020 तक सीजेट के, एसटेट के, रीट के, यूपी टेट, सीजी टेट, इनमें ईवीएस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम सब करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि एम.एस. स्वामीनाथन एम.एस. स्वामीनाथन क्या है। तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है कृषि वैज्ञानिक थे और ये हरित क्रांति लेके आए थे। हरी क्रांति जिसे कह दो या हरित क्रांति लेके आए थे। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, इन सब के रिगार्डिंग जो है हरित क्रांति लेके आए थे और बहुत इससे बेनिफिट हुआ था। भारत में जो एम.एस. स्वामीनाथन लेके आए थे और विश्व की अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग नाम है, वो जो है हरित क्रांति लेके आए थे पूरे विश्व में। तो एम.एस. स्वामीनाथन कौन है? एक कृषि वैज्ञानिक है। और पक्षी वैज्ञानिक कौन थे? सलीम अली। हरियाणा में एक वो भी है आपका पक्षी, क्या बोलते हैं उसको, अभी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, सलीम अली के नाम भी है। एगमारक का संबंध है। एगमारक का किस चीज़ से संबंध होता है भाई? तो एगमारक का संबंध जो है वो गुणवत्ता से होता है। किसी चीज़ की गुणवत्ता से एगमार्क का संबंध होता है। एगमार्क उसको बोला जाता है कि कैसी गुणवत्ता है, उस चीज़ को एगमार्क बोला जाता है। ठीक है। निम्न में रबी की फसलें हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, रबी की कौन सी होती है, खरीफ की कौन सी होती है। तो मैं आपको अगर सिंपल सा बताऊं, जब हम छोटे छोटे थे, मतलब 7th-8th में थे, तब से हम ये चीज़ें सीख रहे हैं कि रबी खरीफ है ना, उससे भी पहले से सीख रहे हैं। बट हम गवर्नमेंट में पढ़े हुए हैं तो हमने 7th-8th में सीखी थी। तो रबी और खरीफ की कैसे मतलब आपको याद रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं तो ऐसे करती थी, वैसे तो मैं गाँव में पली बड़ी हूँ, तो मतलब मैं खेतों में जाती हुई तो मुझे ध्यान है कि हाँ भाई कौन सी फसल किस टाइम होती है, तो बहुत ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज़न नहीं होती थी। बट फिर भी मैं ये सोचती थी कि भाई रबी है ना, रबी 2 अक्षरों का है और सर्दी जो है हम मोस्टली ऐसे लिखते हैं, सर्दी सर्दी ऐसे लिखते हैं। तो मतलब रबी और सर्दी 2-2 अक्षर के नाम हो गए। वैसे 3 है इसमें, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो ये 2-2 अक्षर के नाम हो गए। तो 2-2 अक्षर के नाम है, मीन्स जो सर्दियों में फसल होती है ना वो रबी की फसलें होती है। और ये चीज़ मुझे अच्छे से पता थी कि सब सर्दियों में कौन कौन सी फसलें होती है, क्योंकि तो हमें पता ही होता है भी गाँव के बच्चों को कि हाँ सर्दियों में कौन कौन सी फसल उगाई हुई है, तो वो ऐसे याद करती। और गर्मी जो शब्द है ना, उसमें 3 ऐसे हम लिखते हैं। गर्मी मोस्टली हम ऐसे लिखते हैं, गर्मी वर्ड। वैसे ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे हमने सर्दी लिखा ना, ऐसे भी लिखते हैं, बट ज़्यादातर हम ऐसे लिखते थे गर्मी। और खरीफ में भी 3 नाम आते हैं, तो मैं तो ऐसे याद रखती थी। ये चीज़ में कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है कि सर्दियों में जो फसल होती है उसको रबी कहते हैं, खरीफ कहते हैं। तो सर्दियों में यानी कि सर्दी 2 अक्षर है, तो इधर 2 अक्षर है, तो ये सर्दी सर्दी वाली, ये वाली खरीफ रबी की फसल हो गई। और खरीफ में 3 अक्षर है, उधर गर्मी में 3 अक्षर है, मतलब खरीफ वाली फसल कौन सी हो गई? जो गर्मियों में उगाई जाती है। ठीक है, मैं तो ऐसे याद करती थी। अब आप कैसे याद करते हैं मुझे नहीं पता, बाकी लोग ट्रिक से भी याद करते हैं। अच्छी बात है अगर ट्रिक से आप करते हो। तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में ट्रिक भी डाल रखी है याद करने की, रबी की फसलों को कैसे याद करें, खरीफ की फसलों को कैसे याद करें। तो ये सब मैंने ट्रिक डाल रखी है और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगी उसका लिंक। ठीक है, तो आप कर लेना। तो इसमें से रबी की फसल कौन सी है भाई? इसमें से आपकी रबी की फसल जो है वो चना और गेहूं है। मतलब जो सर्दियों में आपकी फसलें होती है वो रबी की फसल होती है। चना और गेहूं जो है आपकी रबी की फसल है। ठीक है। और रबी की फसल जो है इसको सर्द ऋतु की फसल भी बोलते हैं, मतलब सर्दियों की। और अक्टूबर नवंबर में हम इनको बो देते हैं, सर्दियों वाली को यानी कि रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर में बो देते हैं और कटाई की जाती है लगभग मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। ठीक है। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये जो है आलू, राई, ये सब जो है किस में आ गई आपकी? ये रबी की फसलों में आ गई। खरीफ की फसल की अगर मैं बात करूं तो खरीफ की फसल जो है वो आपकी उसमें क्या बोलते हैं, जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में हम काट लेते हैं, नवंबर में लास्ट मतलब काट लेते हैं। और कौन कौन सी होती है खरीफ की फसलें? धान, गन्ना, अरहर, ज्वार, मक्का, कपास, मूंगफली, तिलहन की चीज़ें जो होती है वो वाली। तो ये सारी किस्में आती है खरीफ की। और एक नकदी फसल भी होती है। नकदी मतलब जिसको हम नगद पैसे कमाते हैं, जिनको हम बेचते हैं सिर्फ, तो वो हमारी जैसे हो गई नकदी में जूट, तंबाकू, गन्ना, कपास, ये हमारी नकदी की फसलें हैं। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। बाकी अगर आपको उससे ट्रिक से करना है तो मैंने ट्रिक करवा रखी है, आप चैनल पे जाकर देख भी लेना। किस मृदा में जल धारण की क्षमता अधिक होती है? तो कौन सी मृदा ऐसी है जिसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है? तो आपकी जो चिकनी मिट्टी है ना उसमें क्षमता अधिक होती है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कण होते हैं और वो कण जो है ना पानी को नीचे जाने नहीं देते, सोख लेते हैं। बारीक कण होते हैं और पानी को ना कस के पकड़ लेते हैं, तो वो नीचे जा नहीं पाता। तो इस वजह से जो है चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक
होती है और इस मिट्टी में ना चावल की फसल उगाई जाती है, क्योंकि चावलों को पानी की ज़्यादा नीड होती है, चावलों में पानी खड़ा रखा जाता है, तो इसलिए इसमें चावल की फसल भी उगाई जाती है। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आपको, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन का है भाई, हाँ इधर है। आगे क्या है? खाद्य प्रकाश मतलब खाद्य प्रकाश और स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है, किसमें होता है भाई? नजदीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक स्थान पर उग रही हो, नजदीकी संबंधित जातियों के मध्य जो भिन्न भिन्न स्थानों पर उग रही हो, दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हो, या दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो भिन्न भिन्न स्थान पर उग रही हो। तो खाद्य प्रकाश और स्थान के लिए मतलब किस में जो है संघर्ष ज़्यादा होता है, किस चीज़ में संघर्ष ज़्यादा होगा? तो आपको पता है, आपने ये सुना होगा अपने घर वालों से, जब नरमा बेचते हैं तो उसको दूर दूर लगाया जाता है, पास पास नहीं लगाते, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अगर पास पास लगा देंगे तो वो अच्छे मतलब जो है वो बुंटा नहीं मारेगा, मतलब उसके ना टिंडे ज़्यादा नहीं लगेंगे, फैलेगा नहीं, वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा, ऐसा आपने सुना होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कि जो नज़दीक की संबंधित जातियाँ हैं ना, उनके बीच में संघर्ष होता है, जो एक ही स्थान पर उग जाते तो उनके बीच में ज़्यादा संघर्ष होता है, एक ही मतलब जो टाइप की जातियाँ हैं ना, नज़दीक की संबंधित जातियाँ, तो उसमें, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघर्ष ज़्यादा खाद्य के लिए और प्रकाश के लिए और स्थान के लिए संघर्ष ज़्यादा किस में होगा? नज़दीक की संबंधित जातियों में होगा। ठीक है, भिन्न स्थानों पर उग रही है तो उसमें क्या क्यों ही मतलब संघर्ष होगा? वो अलग अलग स्थान पर उग रही है तो अलग अलग उसको अपना अपना मिल रहा है ना, अपने अपने हिस्से का, जो उसको जितना उसको चाहिए, तो उसमें संघर्ष नहीं होगा। दूर से संबंधित जातियों को भी इतना संघर्ष नहीं होता, क्योंकि जैसे खरपतवार वगैरह है, नरमे के पास खरपतवार उग जाता है या गेहूं के पास, तो इतना उस पर फर्क नहीं पड़ता। चीज़ें तो उगती है ना, साथ साथ पौधे तो छोटे 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 उगते ही रहते हैं, वो अलग जाति होती है ना। दूर से संबंधित जाति, तो ये दूर से मतलब तो वाली तो आएगी नहीं, तो पास वाली जो है इसमें क्या हुआ कि एक स्थान पर उग जाती है, और पास यानी नज़दीकी संबंधित जातियाँ जो उग जाती है, तो उसमें जो है दिक्कत आती है। ठीक है, ये EVS ना मैंने पहले भी कहा था, जो बच्चे गांव से जुड़े हुए, जो थोड़ा खेती बाड़ी से थोड़ा मतलब जिनको नॉलेज है ना, उन बच्चों के लिए EVS बाएं हाथ का खेल है, बड़ी आसान है, बड़ी आसान है, क्योंकि सारी चीज़ें वही है जो हमने देखी है, जो हमने महसूस की है, हमें अच्छे से पता है, इसमें मुश्किल वाली बात ही नहीं है, बड़ा ईजी है सच में। तो मुझे बड़ी ईजी लगती है, क्योंकि मैंने तो खेत का काम भी किया है, पशुओं का भी किया है, घर का भी, मतलब मैं उस माहौल में रही हूँ, तो मुझे सच्ची में बड़ी ईजी लगती है। और ये जो है EVS ना शहर वाले बच्चों के लिए मुश्किल होती है, क्योंकि वो इस चीज़ को फील नहीं कर पाते। तो PC कल्चर क्या होता है? PC कल्चर होता है आपका मछली पालना जो होता है उसको PC कल्चर कहते हैं, और मधुमक्खी पालन जो होता है उसको हम एपी कल्चर कहते हैं। ये भी याद कर लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे हर बार। एपी कल्चर हम मधुमक्खी पालन को कहते हैं, और मुर्गी पालन जो है वो किसको कहा जाता है, ये आप बताएंगे। और इधर फिर अगर मैं बात करूँ उसकी विटीकल्चर, विटीकल्चर किसको कहते हैं? अंगूर की जो खेती होती है ना, मतलब अंगूर हम बेचने के लिए अंगूर की खेती करते हैं, तो उसको विटीकल्चर कहते हैं। और एक होता है सिल्वी कल्चर, वो वनों के लिए होता है। ठीक है, और वर्मी कल्चर होता है केंचुओं के लिए, केंचुओं के लिए वर्मी कल्चर होता है। ठीक है, और सैरी कल्चर होता है रेशम के लिए, सैरी रेशम ऐसे याद करना, सैरी रेशम। ठीक है, एपी कल्चर होता है मधुमक्खियों के लिए, और PC कल्चर होता है मछली के लिए। ठीक है, और मुर्गी कल्चर, मुर्गी पालन जो होता है उसको आप बताओगे, पता ही होगा आपको। तो निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? उद्यान कृषि का यानी कि बागवानी का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो बागवानी का अध्ययन जो है वो आपका हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है? हॉर्टिकल्चर में आपका बागवानी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आ गया समझ में? ओके। निम्न में से किस मृदा का निर्माण जो है लावा द्वारा होता है? कौन सी मृदा है भाई जिसका निर्माण जो है लावा द्वारा होता है? ये हमने कर लिया था ना, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, किस मृदा का निर्माण जो है, कौन सी मृदा है जिसका निर्माण जो है लावा के द्वारा होता है? लावा के द्वारा कौन सी मृदा का निर्माण होता है भाई, ये आपने बताना है। तो चलिए बताइए। तो आपकी जलोढ़ मिट्टी जो है ना, जलोढ़ मिट्टी, इसका निर्माण जो है वो आपका लावा के द्वारा होता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण लावा के द्वारा होता है, और जलोढ़ मिट्टी में कपास ज़्यादा होती है, और ये जो है मैदानों के या घाटियों के पास आसपास ज़्यादा पाई जाती है। और इसमें कौन कौन सी फसलें अगर मैं कहूँ तो होती है, तो गेहूँ, चावल, तिलहन, कपास, गन्ना, ये वाली फसलें इसमें होती है। मतलब हर टाइप की लगभग चीज़ें जो फसलें हैं वो उसमें उगाई जा सकती हैं इस फसल में, इस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में। इसके बाद है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है उसमें
लोहे की अधिकता के कारण लाल रंग इसका ज़्यादा होता है, मतलब लोहे की अधिकता अधिक होती है इसलिए इसका रंग जो है लाल होता है। और अगर ये जो आपकी है साउथ साइड पाई जाती है लाल मिट्टी, और इसमें आलू, धान, ये वाली फसलें होती हैं। उसके बाद अगर काली मिट्टी का निर्माण जो है वो भी लावा से होता है। काली मिट्टी का निर्माण जो है वो लावा से होता है। मैंने जलोढ़ बोल दिया था क्या, सॉरी, जलोढ़ नहीं था भाई, सॉरी। जलोढ़ से, जलोढ़ का निर्माण जो है वो लावा के द्वारा नहीं होता, मैंने गलती से बोल दिया। काली मिट्टी का निर्माण जो है वो लावा से होता है, ठीक है। काली मिट्टी का निर्माण लावा से होता है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात ये है कि ये नदियों घाटियों के आसपास पाई जाती है, मतलब मैदानों में या वहाँ पाई जाती है, और इसमें कपास अच्छी होती है, गेहूँ, चावल, तिलहन, गन्ना, ये सब चीज़ें अच्छी होती है। और काली मिट्टी, ये जो लाल मिट्टी है आपकी, ये लाल मिट्टी जो है आपकी साउथ साइड पाई जाती है, साउथ साइड के जो क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है, नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो। और लोह की अधिकता के कारण इसका रंग लाल ज़्यादा होता है, और धान, आलू इसमें उगाए जा सकते हैं, ठीक है। अब काली मिट्टी की अगर बात करूँ तो इसका जो निर्माण है वो लावा से होता है, लावा से इसका निर्माण होता है। और ये काली मिट्टी जो है आपकी गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन एरियाज़ में पाई जाती है। और इसमें कपास बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। कपास भी होती है, गन्ना भी होता है, तो कपास बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इसमें। इसको हम कपासी मृदा भी कहते हैं, मतलब इसका नाम दूसरा जो है कपासी मृदा भी आप इसको कह सकते हो। तो ये आपकी काली मिट्टी है, ठीक है भाई, ठीक कर लेना, कई बार गलती से हो जाता है, मतलब तो दिमाग में कुछ चल रहा है और कह कुछ देती है ना, ठीक है। आगे है लेटराइट मिट्टी। तो ये लेटराइट मिट्टी जो है ना, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है उस एरिया में पाई जाती है, और इसमें ज़्यादा मतलब अच्छी खेती नहीं होती, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा बारिश होगी तो फिर अच्छी खेती कहाँ से होगी। वो ऊपर ऊपर की मृदा तो जो है उसके तो नष्ट हो जाते हैं ना, जीवाणु वगैरह, तो इसलिए ठीक नहीं है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है जलोढ़ मिट्टी आपकी पाई जाती है। मतलब मैदानी भागों में अगर मैं बात करूँ, घाटियों के पास या नदियों के पास अगर मैं बात करूँ तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और आपको पता है हमारे यहाँ मैदानी भाग ज़्यादा है ना, बीच का जो एरिया है वो सारा ही मैदानी भाग आपका, तो जलोढ़ मिट्टी है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे कल, आज 10 ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट 10 ही करते हैं ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, और इसी चैप्टर के साथ पार्ट 2 इसका करेंगे। आज 10 क्वेश्चन हुए हैं, थोड़े और रहते हैं, वो कल करेंगे। थैंक यू।